नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है और हम लोग बात कर रहे हैं सेशन 2022 और 23 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ कि जो ऑफलाइन क्लासेस है जो बेगूसराय ब्रांच में चल रहा है वो 1 अप्रैल से 9 और 10th के लिए अलग क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें गर्ल्स को अप टू 50% का डिस्काउंट है। इससे जुड़े रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ पे एक नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटो है पढ़ो हम पढ़ाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब चेंज कर रहे हैं। है ना, दुनिया में जो भी चीजें हैं वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सर। तो जब चेंज कर रहा है तो इस चेंजिंग को हम लोग किस तरीके से समझेंगे? इसी चेंजिंग को अगर हम क्लासिफाई करें तो आपको पता चलेगा कि ये चेंजिंग कॉमनली 2 तरीके के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे को कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, एक को कहा जाता है फिजिकल चेंज, एक को कहा जाता है केमिकल चेंज। अब अगर हम लोग फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे कुछ इमेजेस लिए गए हैं जिससे आपको ये चीजें समझ में अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले कंबशन। जब कोई चीज जल जाता है तो यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट निकलता है ना, एक न्यू प्रोडक्ट निकलता है। दूसरा रस्टिंग, रस्ट होने के बाद भी एक न्यू प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट। खाना जो डाइजेस्ट होता है उसमें भी एक न्यू प्रोडक्ट निकलता है, और जो एप्पल सड़ जाते हैं उसमें भी एक न्यू प्रोडक्ट निकलता है। दूसरा क्या करते हैं कि मतलब क्या पता चला सर कि अगर केमिकल चेंजेज हो रहा है तो वहां पे हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट निकलेगा, है ना, एक नया न्यू प्रोडक्ट निकलेगा। दूसरी बात, अगर केमिकल चेंजेस को ध्यान में रख के पढ़ा जाए तो हम क्या समझते हैं कि केमिकल चेंज को कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है ना, कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी इसको नॉट रिवर्स लिख सकते हैं। जैसे जिस चीज में अगर आपने आग लगा दी और जब वो जल के राख हो गया तो आप उसको दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते। सड़े हुए सेव को आप फिर से नया सेव नहीं बना सकते हैं। रस्ट लगे हुए आयरन को बिना रस्ट का नहीं कर सकते, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको इनिशियल फेज में हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो ये सब हो गया केमिकल चेंजेस। अब बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं सर जो जिसमें स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनते। जैसे अगर इस आइसक्रीम की बात करते हैं तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद इसको फिर से फ्रीज कर दीजिए, आइसक्रीम बन जाएगा। ये टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को आप फाड़ दीजिए, है ना, अगर आप पेपर को फाड़ देते हैं 2 भागों में तो क्या करना है, पेपर में कुछ नई चेंजिंग नहीं होती। उसी तरीके से पानी को अगर बॉइल कर दिया जाए तो उसको फिर से इनिशियल फेज में लाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की तो कंबशन, रॉटिंग ऑफ फ्रूट, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन, ये सब केमिकल चेंजेस में आएंगे। जबकि फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, शेडिंग ऑफ पेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, चॉपिंग ऑफ टमाटो, ये सभी को हम लोग केमिकल चेंजेस में गिनते हैं। अब जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं फिर से तो 2 चीजें देखने को मिलेगी। 1 और मोर
मोर न्यू सबस्टेंस फॉर्म, हमेशा आपको न्यू सबस्टेंस देखने को मिलेगा। है ना, हमेशा न्यू सबस्टेंस होगा। दूसरा, मे और नॉट बी रिवर्स, इसको आप रिवर्स कर भी सकते हो और रिवर्स नहीं भी कर सकते। केमिकल चेंजेज में क्या होता है कि हीट, लाइट, साउंड, गैस का फॉर्मेशन, चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, ये सब चीजें कॉमनली देखने को आपको मिलेगा। जबकि अगर फिजिकल चेंजेस की हम बात करते हैं तो फिजिकल चेंजेस में क्या देखने को मिलता है कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है ना, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा। उसको रिवर्सेबल चेंजेस भी कहते हैं, उसको रिवर्स किया जा सकता है और कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ केमिकल और फिजिकल चेंजेस को यहाँ पे समझे। आगे बढ़ते हैं तो हमको आगे जो देखना है वो क्या है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हमने पहले ही बताया कि जो भी दुनिया में केमिकल चेंजेज हो रहे हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो, अगर केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने की बात आए या डिफाइन करने की बात आए तो उसे हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सबस्टेंस इनटू अनदर केमिकल सबस्टेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। है ना, एक केमिकल सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा, एक केमिकल सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा किससे, तो दूसरे केमिकल सबस्टेंसेस से। है ना, दूसरा केमिकल सबस्टेंस से पहले केमिकल सबस्टेंस का फॉर्मेशन हमेशा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही बनना, आयरन का जंग लगना, फूड का डाइजेस्ट होना, सांस लेना, ये सभी केमिकल रिएक्शन के बीच में आते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आप लोग दो सबस्टेंस को, जैसे एक हो गया आपका हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, ये दोनों को मिलाइएगा तो एक अलग प्रॉपर्टी का सबस्टेंस मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं वाटर। ठीक, तो क्या पता चला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं सर तो उससे हमें वाटर का फॉर्मेशन होता है। यही है हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन को समझ लिए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, केमिकल रिएक्शन के कॉमनली दो पार्ट होते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। जैसे हमने क्या बोला था सर, हमने बोला कि अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, मिलता है वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो मिलता है वाटर। इस केमिकल रिएक्शन में वैसे सबस्टेंस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों देखो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और जो फाइनल चीज मिलता है आफ्टर रिएक्शन उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब देखो, अगर एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को करने की बात आएगी तो क्या कहेंगे कि द सबस्टेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट और द न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो पार्टिसिपेट किया है सर उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और आफ्टर रिएक्शन जो नया चीज बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम को जब आप एयर में जलाते हैं, है ना, जब Mg को O2 के उपस्थिति में आप बर्न करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और बनाता है MgO, है ना, MgO बनाता है। तो यहाँ पे Mg प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है और MgO जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक, अब देखो यहां से एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना, और वो क्वेश्चन क्या है कि वाई मैग्नीशियम रिबन
रब बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हमेशा क्यों रब किया जाता है जलाने के पहले, यही क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टेंट एलिमेंट है, वो जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है अपने ऊपर, जो उसको जलने में क्या करता है, दिक्कत पहुंचाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है सर, इससे बचने के लिए मैग्नीशियम के रिबन को पहले रब करते हैं, उसके ऑक्साइड को उस पर से हटाते हैं, आफ्टर डेट हम लोग क्या करते हैं, तो उसको आराम से जलाते हैं और वो आराम से जलेगा भी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 2mgs प्लस O2 दीर्घ का निशान 2mgO है ना। अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर पहुंचते हैं। सबसे पहले की प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग आज समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन में अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसको करवाने के बाद एक गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जैसे अगर हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखो अगर ये तीर ऊपर की ओर है तो समझ लेना कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये नीचे की ओर है तो समझ लेना कि पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का। अगर ये तीर इस तरीके से है तो समझ लीजिए कि ये तो एक केमिकल रिएक्शन को दिखा रहा है, और अगर यहाँ पे तीर इस तरीके से है तो समझ लेना कि रिवर्सेबल रिएक्शन है। रिवर्सेबल रिएक्शन क्या है कि अगर रिएक्टेंट को केमिकली रिएक्ट करें तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट फिर से आप केमिकल जो रिएक्टेंट है उस फॉर्म में उसको स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया पहला इसका प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरे प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो आता है चेंज इन कलर। देखा क्या जाएगा कि अगर सिट्रिक एसिड को, जो कि होता है पर्पल कलर का, ये जो सिट्रिक एसिड है ना, ये जो सिट्रिक एसिड है, इसको जब आप पोटासियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो ये जो पर्पल कलर है वो चेंज होकर के कलरलेस हो जाएगा, है ना। और तीसरा जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखो कभी कभी क्या होता है कि वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग जब प्रोडक्ट बना लें तो प्रोडक्ट जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। इसी सेमी सॉलिड फॉर्म में बने हुए प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे पीपीटी कहते हैं या प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड and barium chloride solution is characteristic by the formation of a white precipitate of barium sulfate। देखो BaCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, H2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा और HCl बनेगा। ठीक, ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। अब इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है सर, वो देखने को मिलता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस। जैसे देखिए अगर आप हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से तो मिलता है H2O। हाइड्रोजन क्या है आपका, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जबकि H2O क्या है, लिक्विड है। तो ये जो स्टेट चेंज हुआ ये भी केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि कभी कभी जब आप करवाइएगा केमिकल रिएक्शन जब करवाओगे तो जो कंटेनर कभी कभी आपको हीट देना पड़ेगा और कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने के बाद उससे हीट वापस इवोल्व होता है। इसके अनुसार अगर चेंज इन कलर की बात करें, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर के अनुसार दो तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक
और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वैसे रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें हीट इवोल्व होता हो, और इंडोथर्मिक उसको कहते हैं जिसमें हीट देना पड़ता हो। ठीक, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखा है कि आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक, तो क्या करता है, रस्ट बनाता है या फिर 2O3। तो यहाँ पे क्या है कि आयरन जो है वो सॉलिड सबस्टेंस में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस सबस्टेंस में है, वाटर जो है वो लिक्विड फेज में है, सॉरी, है ना। तो आयरन क्या हो गया, सॉलिड फेज है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फेज है, और वाटर जो है वो लिक्विड फेज है। ये तीनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, रस्ट। ये जो रस्ट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक, तो हमें पता चल गया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके रिएक्टेंट का स्टेट क्या है ना। अगर रिएक्टेंट के स्टेट की बात करो तो रिएक्टेंट के स्टेट से प्रोडक्ट के स्टेट को कोई लेना देना नहीं है सर। वो अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो आता है केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो अब हमें पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है वो मोटा मोटी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक या फॉर्मूली रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर हम लोग लिख दें, यहाँ पे लिख रहे थे कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा जी, तो बनाएगा सर वाटर, है ना, ये बनाएगा वाटर। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ये आपके केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ये है आपका केमिकल रिएक्शन। और जब इसी को आप सिंबॉलिक दे दो कि O2 प्लस H2 बनेगा, मिलेगा, तो क्या बनेगा 2H2O। ठीक, तो इसका मतलब हो गया केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो ऊपर जब वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और जब वो लैंग्वेज में नहीं लिख करके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक, चलिए इसी को हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि A प्लस बी जब मिलता है तो C प्लस डी मिलता है। जब A और B रिएक्ट करते हैं तो C प्लस डी मिलते हैं। यही है जब किसी भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश किया जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और ये जो केमिकल इक्वेशन होता है, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। ठीक, पहले को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, स्केलेटन में। स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं इसको। जबकि दूसरे को हम क्या कहते हैं सर, तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड। पहले को कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन, दूसरे को कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होंगे। ठीक, और बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम या जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमको हमेशा इक्वल्स फॉर्म में दिखेगा। तो यही हो गया बैलेंस इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन। ठीक, अब इसको लिखने का कॉमनली तीन तरीका है। जैसे देखिए सबसे पहले लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या लिखे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाएगा वाटर। दूसरा है स्केलेटन इक्वेशन, H2 प्लस O2 बनाएगा H2O। अब देखो इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है, जबकि इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो दोनों तरीके, इसको ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। जबकि जब इसी को बैलेंस कर दिया जाए, देखो 2H2 और O2 बनाएगा क्या, 2H2O। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो 2 2 या 4 हाइड्रोजन है।
यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है तो 2 2 या 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसे में जिसमें मॉलिक्यूल्स और एटम अक्सर एक जैसे हो, एक नंबर में हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, और दूसरे को कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। ठीक, अब देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसको बैलेंस करना क्लास 10th के लिए बहुत इजी है। आप कुछ स्टेप अगर आप याद रखें तो आपसे आराम से ये बैलेंस होगा। क्लास 10th में हम जिस बेसिस से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, जैसे कि ऊपर में एक इक्वेशन दिया गया है Fe प्लस H2O बनाता क्या है सर? Fe3O4 प्लस H2। अब क्या करना है कि ये आपका है LHS और ये है आपका RHS। देखिए कितना आसानी से कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। LHS और RHS लिख दीजिए। अब LHS की तरफ पर आप देखिए क्या क्या चीजें हैं आपके पास और उसका नंबर लिखिए। तो देखो क्या है, आयरन है, आयरन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है सर? तो 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। दूसरा इस साइड में आएंगे RHS में, तो आयरन कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। अब हमको इसमें ऐसे मल्टीपल्स को सेट करना है ना, ऐसे मल्टीपल्स को सेट करना है जो कि दोनों के नंबर को क्या करे? फुलफिल कर दे। और आप जब भी मल्टीपल्स लीजिएगा तो आप होल नंबर में लीजिएगा, यानी कि आप उसको 1 तो नहीं लेना है, 2 3 4 5 ऐसे, ये नहीं कि 1/2 ले लीजिएगा, 2/3 ले लीजिएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता हो। ठीक, तो हम जब भी लेंगे तो होल नंबर को लेंगे। हाँ चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आयरन को करते हैं। तो आयरन देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे हम लोग 3 लिख देते हैं। अब देखो 3 आयरन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर? यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 4। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर कर देते हैं 4। ठीक, देखो कलर चेंज कर लेते हैं तो दिखने में अच्छा होगा। हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 रखा है, यहाँ पे 4 रखा है, और यहाँ पर भी 4 रखा है। सॉरी, यहाँ पे 2 रख लो। अब देखिए यहाँ पे 3 आयरन हो गए, यहाँ पे देखो ये 3 आयरन हो गया है, ये भी 3 आयरन हो चुका है। अब हाइड्रोजन की बात करो तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इस हाइड्रोजन को 8 कर दीजिए, ये H2 था तो इसको आप आगे 4 लगा दीजिए, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा ये भी। अब बचा क्या? हाइड्रोजन तो हो गया, बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 था, तो अगर आगे 4 लगाए तो ये 4 ऑक्सीजन हो गया, जबकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिया गया है। तो जो हमारा फाइनल इसका बनेगा इक्वेशन, वो कैसा बनेगा सर? वो बनेगा 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान देंगे, उसके बाद लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2, है ना। तो इस तरीके से हम स्केलेटन किसी भी इक्वेशन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, और केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं 4 बेसिस पर। सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात पर। तो इसमें होता है सिंथेसिस,
जिसको सिंथेसिस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी इसको कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा है सिंगल रिप्लेसमेंट या इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, जो भी इसको लिखो। तो एक हो गया कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग सिंथेसिस भी कहते हैं, दूसरा हो गया डीकम्पोजिशन, तीसरा हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब आता है अकॉर्डिंग टू वेदर देयर इज इलेक्ट्रो ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करते हैं तो इसके अनुसार जो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा वो दो तरीके का होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नॉन ऑक्सीडेशन को ही रिडक्शन कहा जाता है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तीसरा होता है आयोनिक फॉर्मेशन के द्वारा, इसमें आयोनिक रिएक्शन होता है, नॉन आयोनिक होता है, और यहीं पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हीट एफर्ट, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 8 को ही पढ़ना है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, दूसरा डिकम्पोजिशन को पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे, रिडक्शन को पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक को पढ़ेंगे और इंडोथर्मिक को पढ़ेंगे। ठीक, इससे ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि जब रिएक्शन दो या दो से अधिक रिएक्शन आपस में मिल के एक नया प्रोडक्ट बना रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, मतलब अ जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। ए प्लस बी मिलके ए बी बनाएगा, है ना, इस तरीके से। देखिए ए और बी आपस में मिल रहा है और ए बी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं सर, अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू बी कंबाइंड। क्या होता है, टू बी कंबाइंड। जब ये आपस में जुड़ जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, चलिए तो आज के क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर मैं आऊंगा और इससे आगे आपको पढ़ाऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस आपको एक काम करना है, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जिससे उनका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।